बच्चों, आज हम बात करेंगे कवि मैथिली शरण गुप्त की और साथ ही ये जानेंगे कि इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि क्यों दी गई है। अक्सर विश्वविद्यालय में परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि क्यों मिली या उनकी रचनाओं में ऐसी क्या विशेषताएं थी जिसके कारण उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। तो कुछ मूल बातें हैं जो उनकी रचनाओं में मिलती है और जिसके आधार पर हम उन्हें ये उपाधि के लिए योग्य मानते हैं। जैसे पहली बात है कि राष्ट्रीय मूल्यों के पोषक हैं। इन्होंने जो भी रचनाएं की उसमें राष्ट्र का जय की बात हुई है, राष्ट्र का जय घोष हुआ है। राष्ट्र के लिए उन्होंने एकता की जरूरत महसूस की है, स्वतंत्रता की जरूरत महसूस की है। तो ये सारी बातों को उन्होंने रचनाओं में रखा है। इन्होंने लिखा भारत भारती, इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें राष्ट्र के प्रति लोगों को जागृत किया गया और उसका उद्देश्य यही था कि हम ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े, एकजुट होकर प्रयास करें ताकि हमारे राष्ट्रीय मूल्य जो है वो बचे रह सके। तो इसलिए भी उन्हें राष्ट्र कवि हम कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे देश की जो साहित्य है, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको समृद्ध करने का काम किया। दूसरी बात है कि भारतीय परंपरा के ये साधक थे। भारत की एक परंपरा है, हमारी परंपरा है कि हम प्रकृति को पूजते हैं, छोटे को स्नेह देते हैं, बड़ों को आदर देते हैं, सच्चाई, ईमानदारी, इस तरह की कुछ परंपराएं हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारत की परंपरा की भी बात की, क्योंकि भारत की परंपरा समृद्ध होगी तो राष्ट्र भी, हमारा भारत भी समृद्ध होगा। तो इसलिए भी इनकी रचनाओं में चूंकि भारत की परंपरा का गुणगान हुआ है, मान हुआ है, इसलिए भी इन्हें हम राष्ट्र कवि कहते हैं। तीसरी बात है कि भारत की स्वतंत्रता के ये योद्धा थे। जिस समय ये लिख रहे थे, इनके रचनाओं का जो काल था, उस समय देश परतंत्र था और इन्होंने लिखा है कि हम क्या थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे ये बातें सभी। यानी उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से लोगों को कहा है कि देखो, अपनी दुर्दशा देखो, तुम कहाँ हो और तुम क्या थे। अपनी गौरवशाली परंपरा को, इतिहास को भी याद करो और मिलकर बैठकर विचार करो ताकि हम एकजुट होकर क्या कर सके, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर सके। तो कहीं न कहीं रचनाओं के माध्यम से इन्होंने देशभक्ति की ज्वाला को भड़काए रखा। प्रजातांत्रिक मूल्यों के पोषक थे। प्रजातंत्र क्या है? मजदूर, किसान, श्रमिक, स्त्रियां, सबों को न्याय मिले, सबों के साथ समान व्यवहार हो, सबों को आगे बढ़ने के अवसर मिले, सबों के जीवन की बात की जा सके, सबों का अधिकार सुरक्षित हो। तो प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उसको भी इन्होंने मजबूत किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। इन्होंने ऐसी रचनाएं भी लिखी जिसमें स्त्री के अस्तित्व को प्रणाम किया गया है, सम्मान दिया गया है। साथ ही इन्होंने मजदूरों पर, श्रमिकों पर भी रचनाएं लिखी ताकि राष्ट्र जो है हमारा वो मजबूत रहे। समानता की बात रहेगी तो देश में भी एक स्वस्थ विचारधारा विकसित होगा। मानवीय मूल्यों में इनकी आस्था थी। मानवीय मूल्य क्या हैं? दया, सहिष्णुता, परोपकार, आपसी सहयोग, स्नेह, आदर, सम्मान, सच्चाई, ये सारी बातें जो है वो नैतिक मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं। और एक मानव जब मजबूत होगा तो मानव से मिलकर ही तो राष्ट्र बनता है। तो अगर मानवीय मूल्य मजबूत होते हैं, अगर व्यक्ति मजबूत होता है, अगर व्यक्ति की विचारधारा अच्छी है, स्वस्थ है, समृद्ध है, तो कोई शक नहीं कि राष्ट्र भी समृद्ध होगा। तो मानवीय मूल्यों की बात जब ये करते थे तो कहीं ना कहीं ये मानवीय मूल्यों के द्वारा मनुष्य को, मानव समुदाय को समृद्ध करने का प्रयास करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मानव समुदाय ही मिलकर राष्ट्र को भी विजयी बनाएगा, राष्ट्र का जयघोष करेगा। उसके बाद बात होती है विश्व बंधुत्व की कामना। पूरा विश्व बंधुत्व, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये सारी बातें भारत की परंपरा है, भारत की सोच है। तो ये भी विश्व बंधुत्व की कामना करते थे। इन्हें पता था कि कोई भी राष्ट्र अगर उन्नति कर रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो पूरे विश्व की भी बात करे, पूरे मानव समुदाय के कल्याण की बात करे।
अलग अलग होकर जीने में सुख नहीं है। अगर सारा देश खुश है, विश्व में शांति है, तो हमारा राष्ट्र भी उन्नति करेगा। ताजा तरीन उदाहरण है कि कोरोना वायरस कहाँ से आया? चीन से आया। तो चीन में एक समस्या जब हुई तो वो समस्या पूरे विश्व के देश पे बुरा असर डालती है। तो अगर विश्व बंधुत्व की हम बात करें, यानी हम पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, सभी देश की समृद्धि की बात करें, सभी देश के कल्याण की बात करें, तो खुद ब खुद हमारा राष्ट्र भी एक अच्छे वातावरण में आगे बढ़ेगा, हमारे राष्ट्र के लोग भी एक अच्छे वातावरण में रहेंगे। तो इसलिए भी ये सारे जो विषय है, ये सारा जो पॉइंट्स है, सारे जो तत्व हैं, इन्हीं के आधार पर मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में ये सारी बातें देखी गई और इसी आधार पर उन्हें क्या कहा गया? उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। धन्यवाद।